नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम नीतीश राय है और आज मैं जिस विषय पर आप सभी से बात करने जा रहा हूँ वह विषय काफ़ी विवादास्पद है एवं उस शख्सियत के बारे में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ जिस शख्सियत को हमारे देश के लोगों द्वारा एवं हमारे इतिहासकारों द्वारा उस हद तक का सम्मान नहीं दिया गया है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं आज आप सभी से अपने विचार और उनके मतों को प्रदान करने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वह व्यक्ति एक खुद में विचार था, वह व्यक्ति खुद में एक क्रांतिकारी था, वह व्यक्ति खुद की महानता खुद से न बतलाकर अपने कार्यों के प्रति कार्यों को कर समाज में हम सबके सामने रखता है। इतना ही नहीं, अगर मैं उस व्यक्ति की महानता के पुल बांधूँ तो हम मेरे मुंह से तो छोटा ही नजर आएगा। उस व्यक्ति को हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उस व्यक्ति को हमारे देश के अग्रिम विचार में और एक राजनेता के रूप में स्वीकार करना हमारे लोगों द्वारा सफल नहीं रहा है। जिस व्यक्ति की मैं आज आप सभी से बात करने जा रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता एवं दूरदर्शी राजनीतिक। सावरकर जिन्होंने अपने विचार साहित्य से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की बिगुल डाली। सावरकर के विचार से गोरे इतने डरते थे कि उन पर बेइंतहा जुल्म किए। उनको आजीवन कारावास दिया गया, उन्हें काला पानी की सजा दी गई। काला पानी की सजा एक ही बार ही नहीं बल्कि उनके एक ही जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई। तो चलिए, सावरकर की कठिनाइयाँ, सावरकर का जीवन, सावरकर का हमारे देश के प्रति योगदान, सावरकर का हमारे क्रांतिकारी में योगदान और सावरकर का हमारे देश को स्वतंत्र करने में योगदान को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन परिचय से। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के उस वक्त के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनके 2 बेटे गणेश सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनीबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनके 7 वर्ष के बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी की देहांत हो गई। उसके बाद विनायक सावरकर के बड़े भाई यानी गणेश ने परिवार का पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल से नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही पढ़ाकू थे वे, अपितु उन दिनों उन्हें कुछ कविताएं भी लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा का इच्छा समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों की भावना में क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र चिपलूकार की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनके विश्वविद्यालय शिक्षा की भार उठाई। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और उन्हें पुणे के फर्गुसन कॉलेज से BA किया। इनके पुत्र विश्वास सावरकर एवं पुत्री प्रभात चिपलूकर की। नीचे कर बहुत नीचे ये पढ़ लिया पैराग्राफ, ऐसे पूरी नोट हो रहा है क्या? हाँ तो बीच में से काट देंगे। जीवन परिचय हाँ हो गया, ठीक है ना। बस उनके जीवन की कठिनाइयाँ यहीं तक नहीं थी। आर्थिक संकट, माता पिता की कम उम्र में मृत्यु होने के बाद सावरकर को समाज में ही नहीं बल्कि उनके अपने मित्रों में भी बहिष्कार का झेलना पड़ा। तो चलिए, जीवन परिचय के बाद हम उनके क्रांतिकारी गतिविधियाँ और कम उम्र में ही यानी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ही उन्होंने कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना सम्मेलन दिखाया, कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में कम उम्र होने के बावजूद भी अपने साथ लोगों को जोड़ने और उनको अपने देश के प्रति स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने हेतु अग्रसर किया। तो उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उनके हायर शिक्षा के लिए उनके ससुर द्वारा उनका पूरा खर्चा का भार उठाया गया। 1904 में अभिनव भारत नामक एवं क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्हें पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्गुसन कॉलेज पुणे में भी वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्होंने श्यामाजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली, जिसके बाद वो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडियन हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण के परमाणु में सहित 1857 के संग्राम के कदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1857 की तैयार होगी, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में पुस्तक किसी गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई
और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंची हुई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बारेट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। जाहिर है कि इनके क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इनके निजी जीवन पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पीक वीक पेपर्स और स्काउट्स पेपर के नाम से भारत पहुंचाई। इन्हीं सिलसिलों में क्रांतिकारी घटनाओं के बीच लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाल हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हट कर्जन वाली को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरी से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को एम.ए. मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते से भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो विश्व के इतिहास में पहली एवं अनूठी सजा थी। सावरकर के अनुसार क्रांतिकारी गतिविधियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और सावरकर ने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को एक अलग ही पहलू तक ले जाने की प्रयास किया। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या की। ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग किया, लेकिन बाद में सरकार ने गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण कर ढींगरा को मौत की सजा सुनाई, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह की ओर उग्र कर दिया। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की आयोजन में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, और जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। अब सावरकर के आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली, वो सावरकर ने अपने मित्रों को जहाज से फ्रांस रुकते वक्त भाग जाने की योजना पर जहाज रुका और सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी के तैरते हुए भाग गए, लेकिन मित्रों को आने में देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी पर फ्रेंच सरकार का भी मिला जुला विद्रोह देखा गया। सावरकर जी के जीवन का एक अग्रिम काल जो कहा जा सकता है वो लंदन में बीता था, जिसमें उनके क्रांतिकारी गतिविधियों का बोध, जिस काल में जब वो लंदन में थे उस वक्त उनके स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के प्रति बढ़ती हुई उत्तेजना और देश को आज़ाद करने की अति शीघ्रता देखी जा सकती है। इसमें सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडियन हाउस में रहना आरंभ कर दिया। इंडियन हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस बारे में गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है। सावरकर का सोच और विचार इन्हीं पहलुओं तक सीमित नहीं रहता है। सावरकर ने अपने वैचारिक मतों से यह सिद्ध किया कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि 1857 की क्रांति एक रची रचाई घटना थी, जिसमें हमारे देश के लिए अपने देश को स्वतंत्र कराने हेतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सावरकर के जीवन का एक अभिन्न भाग यानी उनके जीवन का एक अभिन्न समय जेलों में कटा। ऐसा मानना था कि सावरकर अपने जीवन के नौ अवस्था में ही काफ़ी यानी युवा अवस्था में उन्हें जेल का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके विचार इतने जटिल होते थे, उन अपने विचारों के प्रति इनकी आत्मविश्वास देखकर अंग्रेज इनसे काफ़ी डरे हुए थे। इनकी कई सारी पुस्तकें जो कि लिखी गई उन्हें बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्हें लोकमान्य में आने नहीं दिया। तो सेलुलर जेल के करीब यह घटना है कि नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड में इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा दी गई। जैसे कि सजा में उन्हें एक जीवन काल में 2 बार आजीवन काल की सजा दी गई। सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के छिलके से नारियल का तेल निकालना, सरसों का तेल निकालना पड़ता। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे और बाहर के जंगलों को भी साफ करना, अगल बगल की गंदगी को साफ करना और दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों को समतल भी करना होता था। और रुकने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। बेत एवं कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने ही नहीं बल्कि उन्हें भरपेट खाना, रहने की साफ जगह और अपने क्रियाकलापों के लिए एक साफ सुथरी जगह नहीं दी। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर के जेल में
इस प्रकार सावरकर का जेल काल का जीवन काफ़ी कठिनमय रहा। इतना ही नहीं, 1911 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और ब्रिटिश कानून के खिलाफ विद्रोह ना करने की शर्त पर उनकी रिहाई हुई। 2 मई 1921 को MS महाराजा नामक की एक स्टीमर से दोनों सावरकर बंधु भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचे। उन्हें रत्नागिरी के जेल में रखा गया। बाद में उन्हें पुणे के यरवाद केंद्रीय कारागार में ले गया गया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध किया। वीर सावरकर, उनका जीवन न कि स्वतंत्रता संग्राम में ही अपने देश को आज़ादी से लेकर अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुटाना ही तक नहीं सीमित था। सावरकर का जीवन समाज में हितकारी कार्यों में भी काफी रहा। उनके द्वारा सन 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावत अहमदाबाद में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे अपने 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार उनके जीवन के कई सिलसिलेवार रहे। जब नागपुर में एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों का कड़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया था। 22 जून 1942 को उनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी। 9 अक्टूबर 1942 को भारतीय स्वतंत्रता के निवेदन में साहित्य ने चर्चिल को तार भेजकर सूचित किया। सावरकर जीवन भर अखंड भारत की पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यम के बारे में गांधी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। गांधी के हिसाब से मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र, अलग देश की भूमिका दी गई थी, और सावरकर का कहना था कि भारत एक अखंड है और अखंड ही रहेगा। 1943 के बाद दादर बंबई में रहे। 16 मार्च 1945 को इनके भ्राता बाबू राय का देहांत हुआ। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 8 मई को उनकी पुत्री प्रभात का विवाह संपन्न हुआ। 1947 में भारत का विभाजन का विरोध पूरी पुरजोर तरीके से किया। महात्मा गांधी वीर नामक हिंदू महासभा के नेता एवं संत उनका समर्थन किया। ऐसा माना जाता था कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर का वैचारिक मत बहुत ही भिन्न था। सावरकर एक अखंड भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली और उन्होंने भारत का विभाजन भी उसी दिन भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सैद्धांतों में भारतीय तिरंगा एवं 2 ध्वजारोहण किया, जिसमें एक भारतीय तिरंगा और एक भगवा झंडा था। वो अक्सर इस प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे स्वराज की प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका मुझे बेहद दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती है। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अक्टूबर 1949 को इनके अनुज नारायण राव का देहांत हो गया। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संध्या पर उन्हें सावधानीवश बेलगम जेल में रोक कर रखा गया। ऐसा माना जाता था कि सावरकर अपने विचारों को लेकर इस प्रकार से जटिल थे, उन्हें किसी भी पीड़ा, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं। सावरकर का जीवन इसी हद तक ही नहीं, बल्कि उनका जीवन विवादों से काफी भरा हुआ। उन्होंने अपने प्रारंभिक समय में भी जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया, उसके बाद उनको अनेक प्रकार की पीड़ाओं को झेलना पड़ा। इसी प्रकार सन 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु और उनकी हत्या कर दी जाती है, तो महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर के सहयोगी होने का आरोप लगाया जाता है, जो कि बाद में सिद्ध नहीं हो पाता। एक सच्चाई यह भी है कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वाले और उन्हें वीर कहने वालों में मानने वाले गांधी जी थे। सावरकर एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। इतना ही नहीं, उनका जीवन साहित्य से काफी जुड़ा रहा। वो एक वकील थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेकों लेखनों का लिखा था। सावरकर ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में तथा 1500 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखा। बहुत कम मराठी लेखकों ने इतना मौलिक लिखा है। उनका लिखी हुई एक सागरा प्राण तरमला, हे हिंदू निरिसिंहा, प्रभो शिवाजी राजा, जयस्तुते, तानाजीचा ओवंडा आदि कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि सावरकर का जीवन साहित्य से जुड़ा था, तो हिंदी भाषा के प्रति भी उनका लगाव बहुत है। उनके ऐसा कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का समर्थन वही किया करते हैं।
हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु सावरकर ने 1906 से ही प्रयत्नशील कार्य किए थे। लंदन स्थित भरत भवन में अभिनव भारत के कार्यकर्ता रात्रि को सोने से पहले स्वतंत्रता के 4 सूत्रीय संकल्पों को दोहराते थे। उसमें चौथा सूत्र होता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। इन्हीं प्रयत्न के बाद उन्हें जब वे सेलुलर जेल में थे, अंडमान की सेलुलर जेल में रहते हुए उन्होंने बंदियों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया था। ऐसा कहा जाता है कि बंदियों को, कैदियों को साथ ही साथ वो हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु का भी प्रयास करते थे। 1911 में कारावास के राजबंदियों को कुछ रियायतें देना शुरू हुई थी, तो सावरकर ने उनका लाभ राजबंदियों को राष्ट्रभाषा पढ़ाने में लिया। वे सभी राजबंदियों को हिंदी का शिक्षण देने के लिए आग्रह करने लगे। हालांकि दक्षिण भारत के बंदियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वे उर्दू और हिंदी को एक ही समझते थे। इस तरह बंगाल मराठा भाषी हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण कहते थे कि इसमें व्याकरण और साहित्य नहीं के बराबर। तब सावरकर ने सभी आक्षेपों का जवाब देते हुए हिंदी साहित्य, व्याकरण, भविष्य और क्षमता को निर्देशित करते हुए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के स्वतंत्रता योग्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने हिंदी की कई पुस्तकें जेल में मंगवा ली, राजबंदियों की कक्षाएं शुरू कर दी। उनका भी आग्रह था कि हिंदी के साथ साथ बांग्ला, मराठी भी सीखी जाए। इस प्रयास के चलते अंडमान की भयावह कारावास में भी इनका ज्ञान का दीप चला और यह हिंदी की पुस्तकों का ग्रंथालय बन गया। कारावास में तब भाषा सीखने की होड़ सी लग गई। कुछ माह बाद राजबंदियों का पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में ही होने लगा। तब अंग्रेजों को पत्रों की जांच के लिए हिंदी भाषी मुंशी रखना पड़ा। चलो बंद करो, वीडियो बंद करो। विनायक दामोदर सावरकर, इनके जीवन परिचय से तो हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। इनके साहित्यिक कार्य से भी भली भांति परिचित हो चुके हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि सावरकर के साहित्यिक जीवन, उनके वैचारिक मत, स्वतंत्रता संग्राम और देश के प्रति और समाज की कुरीतियों के प्रति किस प्रकार से सावरकर ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया, उनको बदलने हेतु प्रयास किया। तो सावरकर की एक पृष्ठभूमि जो कि मैं सावरकर के प्रमुख कार्यों को दर्शाती है, कि सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। तो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक गया। ऐसा कहा जाता है कि वे दुनिया के एकमात्र ऐसे कारावासी और दोषी थे जिनको एक ही जीवन काल में 2 से अधिक बार आजीवन कारावास की सजा दी। अभी तक हमने विनायक दामोदर के जीवन के कई पहलुओं को देखे। उनके जीवन के प्रमुख पहलू हैं जैसे कि उनका जीवन परिचय, उनका क्रांतिकारी में समर्थन, उनका साहित्य के प्रति रुझान, उनका जेल में रहते हुए कैदियों के प्रति किस प्रकार व्यवहार, उनका कैदियों को हिंदी भाषा सिखाना, साहित्य के प्रति रुझान, उनका समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों के प्रति रुझान, कैसे गांधी के विचारों के खिलाफ उनका मत रहना और कैसे वे एक हिंदू महासभा और एक हिंदूवादी राष्ट्र नेता के प्रति अपना झुकाव, कैसे उन्होंने भारत के खंडित यानी 2 राष्ट्र बनाने के नीति के विरुद्ध थे, कैसे उन्होंने भारत को एक अखंड भारत के रूप की कल्पना बहुत पहले यानी 1934-35 के करीब देखी थी। विनायक दामोदर के विचार आज भी हमारे, आपके और सभी लोगों के बीच प्रस्तुत है। इतना ही नहीं, विनायक दामोदर एक इस प्रकार के महान व्यक्तित्व थे जिनका शोध आज भी होना चाहिए। मेरे मत में सावरकर को अगर मुझे बतलाना हो कि सावरकर का व्यक्तित्व क्या है, कैसा है, तो मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविता वीर सावरकर जी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और कविता कुछ इस प्रकार से है। ये कविता नहीं कह सकते, पर ये कविता उनके जीवन को, उनके कार्य को और वीर सावरकर के व्यक्तित्व को भली भांति छलकाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तलमड़ा यानी तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने तिखट। बहुत ही बहरंगी सावरकर के जीवन, अभी तक हमने सावरकर के जीवन में देखा कि कैसे उनका जीवन साहित्य से लेकर उनके कठिनाइयों से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम रूप से भागीदारी होने तक कैसे कैसे उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी खुद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र हेतु अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। हमने देखा कि सावरकर के प्रारंभिक जीवन काल में कैसे उन्होंने अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने विदेश में रहते हुए भी, लंदन में रहते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अग्रसर करने और उन्हें आगे बढ़ाने हेतु अपना योगदान दिया। इतना ही नहीं, वीर सावरकर जी द्वारा साहित्य, हिंदी और अनेक सामाजिक कुरीतियों को भी ठेस पहुँचाया गया, उन पर कार्य किया गया। उनके द्वारा समाज में अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं।
इतना ही नहीं, सावरकर का जीवन इसी हद तक सीमित नहीं रहा था। सावरकर समाज में ही नहीं बल्कि वैश्विक रूप से भी एक पहचान बन चुके थे। सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ। उनके निधन के बाद पूरा देश, पूरा विश्व एक शोकाकुल अवस्था में चला गया। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान राजनेता और ऐसे महान विचारक के मरने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। ऐसे महान वैचारिक व्यक्तित्व को, हमारे समाज को, आज हमारे देश को ऐसे महान वैचारिक। तो चलिए इसी के साथ हम इनकी जीवनी को यहीं तक समापन देते हैं। जीवनी का समापन यानी जीवन तो उनका समाप्त हो चुका है, परंतु उनके विचार, उनकी सोच, उनकी लिखी हुई चीज़ें, उनके द्वारा हमारे सैद्धांतिक रूप से रहने वाली चीज़ें आज हमारे सामने हैं। हमें और अपने राष्ट्रवासियों को उन पर गर्व होना चाहिए और ऐसे ही अनेक राष्ट्रीय क्रांतिकारियों पर हमें गर्व होना चाहिए, जिनकी अनेक क्रांतिकारी प्रयासों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चलिए एक अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई कविता, जिसे मैं इस पूरे पाठ, इस सार का समापन करना चाहूँगा, क्योंकि वीर सावरकर जी पर लिखी गई थी। और मैं कविता का पाठन कुछ इस प्रकार से करता हूँ। सावरकर। सावरकर यानी सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मला यानी तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने तिखट। बहुत ही बहुरंगी व्यक्तित्व रहा सावरकर जी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।